आज हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 जो उत्सर्जन चैप्टर है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन मतलब हर बार पूछा जाता है, पूछने की संभावना बहुत अधिक रहती है। जो कि क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन का स्वचित वर्णन करना है। नेफ्रॉन का स्वचित वर्णन या विरकाणु कहिए आप या नेफ्रॉन कहिए। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछने की प्रबल चांस रहती है। ये हमें लगता है 2025 में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। तो चलिए नेफ्रॉन का स्वचित्र वर्णन देखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ मतलब चित्र देखिए। चित्र में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि नेफ्रॉन किस तरह से बनाया जाता है। अगर बनाना नहीं आता है तो पहले बनाना सीख लीजिए, उसके बाद आप इसे अच्छे से मतलब समझ सकते हैं। जो नेफ्रॉन रहता है, नेफ्रॉन के ऊपर जो देख रहे हैं प्यारे आकार की जो संरचना रहती है, उसे हम कहते हैं बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। और प्याले नुमा संरचना के अंदर जो रहता है गुच्छे आकार की संरचना रहती है, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। जो गुच्छे आकार की संरचना आती है, इसी में क्या कहते हैं, रुधिर आती है ग्लोमेरुलस में, और रुधिर छनती है। क्या करती है? रुधिर छन के और बोमेन संपुट में चली जाती है। बोमेन संपुट के होते हुए नलिका से होते हुए और मूत्रवाहिनी नलिका में चली जाती है। तो सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे? सबसे पहले इसका संरचना लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संरचना में हम लिखेंगे कि मतलब ग्लोमेरुलस के बारे में लिखेंगे, बोमेन संपुट के बारे में लिखेंगे, और अभिवाही धमनी, अपवाही धमनी, और जो समीपस्थ नलिका है और दूरस्थ नलिका है, और जो हेनले का चाप है, उस संरचना इसके बारे में लिखेंगे। संरचना किस तरीके से होती है, कहाँ किसका नाम होता है, और क्या संरचने में है, मतलब कहाँ पे किसका नाम देना चाहिए, उचित नाम, और जो किसको हम संग्राहक नली कहते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। संरचना के बारे में जानेंगे। इसलिए हमने सबसे पहले आपको 5 मार्क्स के पूछा जाएगा, जो कि मतलब क्लियर ही रहता है कि अगर आप ऐसे बना दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम संरचना के बारे में देखते हैं, किस तरीके से संरचना को हमको वर्णन करना होता है। सबसे पहले लिखे हैं हमने संरचना। ये जो लिखे हैं मोस्ट VVI, एकदम सही बात है, एकदम VV ही आई है। ये आप परीक्षा देने जाइएगा 2025 में। इससे पहले आप इसे अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि चांस प्रबल रहता है इसका पूछने का। तो हमने सबसे पहले संरचना में लिखे हैं कि नेफ्रॉन जो है वृक्क मतलब जो किडनी जिसको कहते हैं, इंग्लिश में किडनी कहते हैं, हिंदी में वृक्क कहते हैं, कि नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। क्या है? रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वृक्क है, इसलिए लिखे हैं नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। प्रत्येक वृक्क में इसकी संख्या लगभग 2 लाख पाई जाती, मतलब 10 लाख पाई जाती है प्रत्येक वृक्क में। यानी 2 वृक्क, मनुष्य में कितने वृक्क होते हैं? 2 वृक्क होते हैं, यानी 10 गुना 20 लाख नेफ्रॉन की संख्या यानी वृक्काणु की संख्या पाई जाएगी। इसलिए हमने लिखा है प्रत्येक वृक्क में इसकी संख्या लगभग 10 लाख पाई जाती है, यानी दोनों वृक्क मिलाकर 20 लाख पाई जाती है। एवं यहाँ लिखे हैं एवं उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन यानी जो अपशिष्ट पदार्थ है उसके लिए अधिक क्षेत्र उपलब्ध कराता है। कौन? नेफ्रॉन। क्योंकि इसकी संख्या जितना अधिक रहेगी उतना क्षेत्र, मतलब उत्सर्जित पदार्थ को खींचने के लिए क्या होगा, उतना ही अधिक क्षेत्रफल उपलब्ध कराएगा। इसलिए उत्सर्जन के लिए अधिक क्षेत्र उपलब्ध कराता है। कौन? नेफ्रॉन। क्योंकि इसकी संख्या क्या रहती है? बहुत ज्यादा रहती है। प्रत्येक नेफ्रॉन का प्रारंभ एक प्याले नुमा संरचना होती है। आप देख पा रहे हैं चित्र में, प्रत्येक जो नेफ्रॉन है, ऐसे नेफ्रॉन कितना रहेगा हमारे वृक्क में? 10 लाख रहेगा। इसको हमने बड़ा करके बनाया है। प्रत्येक नेफ्रॉन की शुरुआत कहाँ होती है? एक प्याले नुमा संरचना से होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। इसलिए हमने लिखे हैं कि प्रत्येक नेफ्रॉन का प्रारंभ एक प्याले नुमा संरचना से होता है, जिसे बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। इसको याद रखना, बोमेन संपुट कहते हैं। या चारों ओर से कोशिकाओं के गुच्छे को घेरे रहता है। ये जो चारों ओर है, ये चारों ओर क्या है? कोशिका जो गुच्छा है, इसको क्या रहता है? घेरे रहता है, जिसको हम नाम देते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं। जो बोमेन संपुट है, ये अपने चारों ओर से किसको घेरे रहता है? ग्लोमेरुलस को घेरे रहता है। किसको घेरे रहता है? ग्लोमेरुलस को घेरे रहता है। कौन? बोमेन संपुट। इसलिए हम लिखे हैं कि यह चारों ओर से कोशिकाओं के गुच्छे को घेरे रहता है, जिसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसको कोशिका गुच्छ भी आप कह सकते हैं इसको, या ग्लोमेरुलस भी कह सकते हैं। कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से
मेलपिगियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलपिगियन कोष कहते हैं। किसको? अगर आप बोमेन संपुट अब प्लस ग्लोमेरुलस कर दीजिएगा, दोनों को मिला दीजिएगा, उसको सम्मिलित रूप से हम क्या नाम देते हैं? उसको सम्मिलित रूप से नाम देते हैं मेलपिगियन नाम देते हैं। क्या कहते हैं? मेलपिगियन कहिए या मेलपिगियन कोष कहिए। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है आपसे कि ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? आप कहिएगा मेलपिगियन कहते हैं। क्या कहते हैं? मेलपिगियन कहते हैं। उसके बाद देखेंगे नेफ्रॉन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद इसके बारे में भी जान लिया, उसके बोमेन संपूर्ण बारे में भी जान लिया और ग्लोमेरुलस के भी बारे में जान लिया। अब आगे बढ़ते संरचना में आगे क्या दिया रहता है उसको देखते हैं कि नेफ्रॉन की नलिका आगे चलकर, जो नेफ्रॉन की नलिका जो है क्या है? नलिका है। ये आगे चल क्या होती है? कुंडलित नलिका में बन जाता है। किसमें बन जाती है? कुंडलित नलिका। कुंडलित नलिका मतलब होता है कि घुमा हुआ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, उसको क्या कहते हैं? कुंडलित कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडलित। वही जो बात लिखे हैं, नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन की नलिका आगे चलकर कुंडलित संरचना बनाती है। क्या बनाती है? कुंडलित संरचना। ये क्या है? ये कुंडलित संरचना है। यहाँ लिखना भूल गए, इसे क्या कहते हैं? कुंडलित संरचना बनाती है। कुंडलित संरचना बनाती है जिसे कुंडलित नलिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंडलित नलिका कहते हैं। यह नलिका आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है। यह जो नलिका है कुंडलित नलिका आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है। कौन भाग में बन जाती है? समीपस्थ नलिका और दूरस्थ नलिका। दो भागों में बढ़ जाती है। समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका दो भागों में बढ़ जाती है। समीपस्थ भाग नीचे आकर अवरोही चाप बनाता है। नीचे जो समीपस्थ भाग है नीचे क्या बनाता है? अवरोही चाप बनाता है। और जो दूरस्थ भाग है उधर क्या बनाता है? अवरोही चाप बनाता है। सॉरी, नीचे आकर अवरोही चाप बनाता है, जो आगे चलकर अधिरोही चाप बना। आगे चल कौन चाप बनाता है? अधिरोही चाप। नीचे अवरोही और आगे जाकर अधिरोही चाप में बदल जाता है। अवरोही तथा अधिरोही चाप के बीच वाले भाग को क्या कहते हैं? हेनले का चाप कहते हैं। यही बात बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। अवरोही किसका? अवरोही तथा अधिरोही चाप। अवरोही तथा अधिरोही चाप के बीच वाले भाग, जो इसको कहते हैं अवरोही, इसको कहते हैं अधिरोही। इसके जो बीच वाले भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? हेनले का चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनले का चाप कहते हैं। इसको बहुत VVI है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए हमने लिखे अवरोही तथा अधिरोही चाप के बीच वाले भाग को हेनरे का चाप कहते हैं। अधिरोही चाप आगे जाकर संग्राहक नलिका में खुलती है। ये जो लिखे हैं अधिरोही चाप यानी दूरस्थ नलिका जो है आगे चल कहाँ खुलती है? संग्राहक नलिका में खुलती है। कहाँ खुलती है? संग्राहक नलिका में खुलती है। हेनरे का चाप कहते हैं अधिरोही चाप आगे चल के कहाँ खुलता है? संग्राहक नलिका में खुलती है। तब संग्राहक नलिका मूत्रवाहिनी में खुलती है। कौन? संग्राहक जो नलिका है कहाँ खुलती है? मूत्रवाहिनी में खुल जाती है। इसका संरचना हमने पूरी अच्छी तरीके से देख लिया। अब देखेंगे इसका मतलब जो क्रिया विधि है, किस प्रकार से ये नेफ्रॉन यानी विक्राणु किस प्रकार से कार्य करती है, कैसे खून को छकती है, उसके बाद क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है, फिर वो सब सारी चीज हम देखेंगे। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, हम स्क्रीन पर से हट जाते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। संरचना को हमने अच्छी तरीके से जान लिया किस तरह से एग्जाम में हमको संरचना लिखना होता है। और आगे देखेंगे इसका क्रिया विधि किस प्रकार होता है। क्रिया विधि में हम क्या लिखेंगे? क्रिया विधि में हमको क्या लिखना था? मतलब क्रिया विधि मतलब होता है कि जो नेफ्रॉन होती है उसकी क्या काम होती है, उसके क्या क्या काम करता है, रक्त को इसे छानता है, उसके बारे में हम क्रिया विधि में लिखेंगे। क्रिया विधि में लिखेंगे नेफ्रॉन रुधिर से उत्सर्जित पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल आदि को छानकर अलग कर देता है। कौन कर देता है? नेफ्रॉन क्या करता है कि हमारे रक्त में जितना भी उत्सर्जित पदार्थ रहती है उसको, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक अम्ल हो गया, इसको क्या करती है? छान के अलग कर देता है। छानने का कौन करता है? छानने का काम करता है ग्लोमेरुलस, क्योंकि नेफ्रॉन में ही क्या रहता है? ग्लोमेरुलस रहती है, इसलिए यह छानने का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? छानने का कार्य करती है। अब देख, इसलिए हम लिखे नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन रुधिर से उत्सर्जित पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि को छानकर अलग कर देता है। क्या करता है? अलग कर देता है। जब उत्सर्जित उसके बाद लिखे हैं जब उत्सर्जित पदार्थों से युक्त रुधिर नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में पहुंचता है। यानी कहने का मतलब हुआ जब हमारे रुधिर में उत्सर्जित पदार्थ मिलती है तब तो उसके बाद नेफ्रॉन के पास किडनी के पास आती है, किडनी में और नेफ्रॉन के पास आती है। तो नेफ्रॉन में सबसे पहले कहाँ जाती है? ग्लोमेरुलस में जाती है, और ग्लोमेरुलस में ही रुधिर का क्या होता है? उसका छाना जाता है। रुधिर को क्या करते हैं? यानी खून को छानते हैं। इसे लिखे हैं जब उत्सर्जित पदार्थों से युक्त रुधिर नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस में
पहुंचता है, यानी जो रुधिर है कहाँ पहुंचती है, ग्लोमेरुलस में पहुंचती है, तब उसे बार बार क्या कहता है, बार बार छाना जाता है। किसको, रुधिर को बार बार छाना जाता है। इसलिए देखिए रुधिर को बार बार छाना जाता है। ग्लोमेरुलस छन्नी की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, छन्नी की तरह। क्यों, क्योंकि रुधिर को यह क्या करती है, छानती है। जैसे आप चाय को छन्नी से छानते हैं, जिससे क्या हो, चाय अलग हो जाए और चाय पत्ती अलग हो जाए, उसी तरह जो हमारे रुधिर में अपशिष्ट पदार्थ मिली रहती है, उसे छन्नी की तरह छानने का कार्य ग्लोमेरुलस करता है। क्यों, क्योंकि हमारे रक्त में क्या रहता है, बहुत ही हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ रहती है, जिससे हमारे मतलब विषैला होती है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए क्या रहती है, नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस क्या करती है, उसको रुधिर को बार बार छानती है, बार बार छानती है। इसलिए किसका कार्य करती है, छन्नी की तरह कार्य करती है। किसका कार्य करती है, छन्नी की। ग्लोमेरुलस पहुंचता है तब उसे बार बार रुधिर को ग्लोमेरुलस छन्नी की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है, छन्नी की तरह कार्य करता है। या उत्सर्जी पदार्थों को रुधिर से छानकर अलग करता है। कौन, ग्लोमेरुलस क्या करता है, या रुधिर से अपशिष्ट पदार्थों को, नहीं उत्सर्जित पदार्थों को छानकर अलग करता है, क्योंकि यह छन्नी की तरह कार्य करता है। और रुधिर के उपयोगी भाग रुधिर में ही मिला दिया जाता है। और जो हम छाने हैं, और छानने के बाद क्या आएगा, ये कुंडलित नलिका में आएगी, नेफ्रॉन की कुंडलित नलिका में आएगी। यहाँ आने के बाद क्या होगा, अगर जो उत्सर्जित पदार्थ है वो नीचे आकर मूत्रवाहिनी से बाहर निकल जाएगी, और जो मतलब अच्छी खून में जो उपयोगी भाग है वो इधर से अपवाही धमनी से होते हुए हमारे शरीर में चली जाएगी। इसलिए कि रुधिर के उपयोगी भाग रुधिर में ही छोड़ दिया जाता है। जो ग्लोमेरुलस छानता है वो क्या करता है, रुधिर के जो उपयोगी भाग रहता है उसको नहीं छाना जाता है, उसी में छोड़ दिया जाता है। और जो अनुपयोगी भाग रहते हैं, यानी उत्सर्जित पदार्थ रहते हैं, उसको छानकर क्या करती है, बोमेन संपुट में ला देती है। किसमें ला देती है, बोमेन संपुट में ला देती है। फिर बोमेन संपुट में क्या होता है, फिर बोमेन संपुट में ये कुंडलित नलिका है, फिर यहाँ क्या होता है, फिर पुनः अवशोषण होता है। क्या होता है, पुनः अवशोषण होती है। पुनः अवशोषण में क्या होता है, फिर अगर अंचोका से अगर जो उत्सर्जित पदार्थ है, इसके साथ उत्सर्जित पदार्थ के साथ भी अगर मतलब शुद्ध रक्त इसमें चला आया, फिर क्या होता है, पुनः अवशोषण होती है। और पुनः क्या होती है, अगर उपयोगी भाग है रक्त का, फिर उसमें क्या होता है, बाहर उसे निकाल दिया जाता है। या बाहर जो अनुपयोगी पदार्थ रहती है, अगर मतलब भूल से अगर चला जाए तो उसे क्या करते हैं, फिर अंदर अनुपयोगी पदार्थ क्या करती है, अंदर कर लेती है। कहाँ में, जब नलिका में होती है। अगर नलिका में फिर अगर अनुपयोगी पदार्थ उपयोगी पदार्थ चलाता है, फिर इसको क्या करता है, बाहर निकाल जाता है। इसी को हम कहते हैं पुनः अवशोषण। अगर जैसे चाय को आप छानते हैं, अगर चाय पत्ती अगर निया गिर जाता है, उसको क्या करते हैं, फिर से छानते हैं। क्या करते हैं, फिर से छानते हैं। उसी तरह अगर इसमें भूल से भी अगर मतलब उपयोगी पदार्थ चला आया, तो क्या करता है, फिर से इसको क्या करता है, बाहर पुनः अवशोषण के द्वारा इसको बाहर कर दिया जाता है। अगर या भूल से उत्सर्जित पदार्थ बाहर चल जाता है, नहीं छना के आता है उत्सर्जित पदार्थ, फिर यहाँ आके क्या करता है, फिर अंदर चल आता है, इसको अंदर ले लेता है। वही बात लिखे हैं, या उत्सर्जित पदार्थ को रुधिर से छानकर अलग कर देता है। रुधिर के उपयोगी भाग रुधिर में ही छोड़ दिए जाते हैं। एवं उत्सर्जित पदार्थ नेफ्रॉन की नलिका में आती है। उत्सर्जित पदार्थ आप कहाँ आते हैं, नेफ्रॉन की नलिका में चली जाती है। कौन, उत्सर्जित पदार्थ यानी बेकार पदार्थ। पुनः इसमें रुधिर का पुनः अवशोषण होता है। क्या होता है इसमें, पुनः अवशोषण। ये बात ध्यान रखना, यहाँ क्या होता है, पुनः अवशोषण। रुधिर का क्या होता है, फिर इसमें पुनः अवशोषण होता है। उपयोगी पदार्थ को छानकर पुनः रुधिर में मिला जाता है। इसमें जो उपयोगी पदार्थ यदि भूल से आ गया, इसको क्या जाता है, पुनः छानकर इसको कहाँ मिला जाता है, रुधिर में मिला दिया जाता है। शेष उत्सर्जित पदार्थ संग्राहक नलिका से होते हुए, शेष जो उत्सर्जित पदार्थ बच गया कहाँ तक, संग्राहक नलिका से होते हुए कहाँ चल जाएगी, संग्राहक नलिका से होते हुए मूत्रवाहिनी नलिका में, मूत्रवाहिनी नलिका से मूत्राशय में, और मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से क्या हो जाएगी, निष्कासित हो जाएगी, निकल जाएगी। वही हमने लिखा है कि उत्सर्जित पदार्थ संग्राहक नलिका से होते हुए मूत्रवाहिनी में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, मूत्रवाहिनी में प्रवेश करती है। एवं मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में प्रवेश करती है, एवं मूत्राशय से मूत्र मार्ग के द्वारा हमारे शरीर से बाहर यूरिन के रूप में निकल जाती है। क्या करती है, यूरिन के रूप में निकल जाती है। तो हम उम्मीद करते हैं, आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे और इसे नोट डाउन भी कर लिए होंगे। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप नोट डाउन कर लिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग नोट डाउन भी कर लिए होंगे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।